हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का इतिहास और हम लोगों ने अब तक 1892 ईस्वी के अधिनियम तक हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग जो है 1909 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो हैं आज 1909 ईस्वी के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो देखिए हमने बार बार बताया है कि कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे तो हम लोग पहले उसका जो पृष्ठभूमि होगा है ना, उस समय की परिस्थिति होगी। अगर परिस्थितियों को पढ़ लेंगे तो हम जो है मांग क्या रही भारतीयों का और क्या उस मांग को पूरा कर पाए अंग्रेज, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए हम जब बताए थे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1886-87 के बाद 1890 के बाद वह क्या हुआ, लगातार मजबूत होने लगा। उसके साथ लगातार जन समूह जुड़ने लगा। जब भारतीय राष्ट्रीय मजबूत होने लगा तो भारत में जो है आंदोलन तीव्र होने लगा, है ना, जगह जगह पर आंदोलन का प्रसार होने लगा। तो इससे अंग्रेजों का विरोध भारत में बढ़ने लगा। जब अंग्रेजों का विरोध भारत में बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि अब तो हमको यहाँ शासन करना कठिन हो जाएगा और भारतीय लग रहे हैं कि अब जग गए हैं, सजग हो गए हैं। तो उन्होंने इन परिस्थितियों में एक सिद्धांत लाया, बांटो और राज्य करो का, है ना। बांटो और राज करो का मतलब लाया कि उन्होंने दो काम किए बांटो और राज करो के तहत। पहला काम किया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया और दूसरा काम किए थे क्या, बंगाल को विभाजित कर दिए। जब बंगाल को उन्होंने विभाजित कर दिया तो चूंकि बंगाल उस समय बहुत संपन्न क्षेत्र था, बौद्धिकता के स्तर पर यानी कि बुद्धि के स्तर पर भी और संपत्ति के स्तर पर भी वह क्या था, बहुत ही समृद्ध था। तो इससे होता क्या था कि बंगाल हमेशा से आंदोलनों में आगे रहता था, है ना, और राष्ट्र भावना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बंगाल में ही था। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम हिंदुओं से मुसलमानों को अलग कर देंगे तो जो समुदाय है, जन समूह है, वह कमज़ोर पड़ जाएगा और हम दोनों में फूट डाल देंगे और आराम से शासन करते रहेंगे, इन पे राज करते रहेंगे। तो उन्होंने बंगाल को विभाजित करके क्या कर दिया कि मुस्लिम और हिंदू क्षेत्र में बांट दिया। एक काम तो ये हो गया। अब हम बता रहे हैं कि 1885 में कांग्रेस का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। 1885 में जो कांग्रेस का निर्माण हो गया था तो कांग्रेस ने जो डिमांड रखा था वह 1892 ईस्वी के जो अधिनियम आया, तो जब उस अधिनियम को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया, है ना। लेकिन उसमें कमी यह थी कि जो भी नियुक्ति होती थी वह ब्रिटिश के द्वारा ही होती थी। उस जो नियुक्त होते थे वो ब्रिटिशर ही नियुक्त करते थे और हटाते भी वही थे। तो कहने का मतलब कि सारी शक्तियां फिर से क्या हो गई, केंद्रित हो गई किसके पास, अंग्रेजों के पास। जब सारी शक्तियां अंग्रेजों के पास केंद्रित हो गई तो ये जो नरम दल वाले थे इनकी तो असफल हो गई है। तो जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ था ना, तो स्टार्टिंग में जितने भी लोग साथ में जुड़े थे वह सॉफ्ट नीति को पालन करते थे, है ना, संवैधानिक मांग के द्वारा चाहते थे कि भारत में परिवर्तन किया जाए। लेकिन जब 1892 ईस्वी का अधिनियम आया तो पूरी तरीके से जो है नरम दल वाले क्या हो गए, फेल हो गए, है ना, अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से फेल हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना, जब लोग इनके साथ जुड़ते गए तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो बंगाल विभाजन से क्या हुआ कि नया जो युवा जुड़ा था कांग्रेस से उसमें असंतोष की भावना प्रबल तरीके से बढ़ गई। और जब वो प्रबल तरीके से बढ़ गई तो वो जो है आतंकवाद के मुद्दे पे उतर गए, है ना। कहने का मतलब कि उनकी विचारधारा जो है क्रांतिकारी वाली हो गई। क्या हो गई, क्रांतिकारी वाली विचारधारा हो गई, जिसको अंग्रेजों ने उनको आतंकवाद कहा, लेकिन वो क्या थे, देशभक्त थे। तो वो देश को बचाने के लिए क्या हो गए, उग्र हो गए और जगह जगह पे क्या करने लगे, बमबारी वगैरह करने लगे और अंग्रेज क्या हो गए, इससे परेशान होने लगे।
उसके बाद मैंने बताया था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। जब ये बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है ना, तो 1906 में क्या होता है, 1906 में क्या होता है कि 1906 में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है और स्वदेशी आंदोलन के साथ लाखों युवा जुड़ जाते हैं और इस तरीके से भारतीयों में एकता की भावना जो है प्रबल रूप से क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहीं पे क्या होता है कि अब होता क्या है कि ये जो स्वदेशी आंदोलन था, ये स्वदेशी आंदोलन पूरी तरीके से फैल गया था, है ना। तो यह कहाँ कहाँ था, तो यह बंगाल में और कहाँ पे, बॉम्बे में, बंगाल और बॉम्बे में। तो बंगाल और बॉम्बे के आसपास के एरिया में क्या हो गया था, पूरी तरीके से फैल गया था। अगर मेनली रूप से देखें तो यह बंगाल में ही क्या था, पूरी तरीके से प्रसार हुआ था स्वदेशी आंदोलन का। अब स्वदेशी आंदोलन का प्रसार हुआ तो जो गरम दल के लोग थे, है ना, गरम दल कहने का मतलब कि जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति वाले लोग थे, वो यह चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसको पूरे भारत में, कहाँ, पूरे भारत में फैलाना चाहिए, पूरे भारत में फैलाना चाहिए, जिससे क्या हो कि इनके साथ जन समूह जुड़े और अंग्रेजों को समाप्त करने में मदद करे। लेकिन जो नरम दल वाले थे, नरम दल कहने का मतलब कि जो यह चाहते थे कि हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करेंगे, उनसे क्या करेंगे, संवैधानिक तरीके से हम मांग करेंगे और क्या होगा, क्रम बाय क्रम वो सुधार करके हमारे देश को क्या करेंगे, बढ़िया से शासन चलाने में हमको मदद करेंगे। तो नरम दल वाले चाहते थे कि नहीं, यह जो घटना है बंगाल की है तो इसको हम पूरे भारत में क्यों फैलाएं। तो इसी विरोधाभास पे क्या हुआ, है ना, कि दोनों में अनबन हो गया। क्या हो गया, दोनों में अनबन हो गया, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल में दोनों में क्या हो गया, अनबन हो गया, यानी कि दोनों की पटरी जो है गाड़ी से एकदम, मतलब गाड़ी जो है पटरी से उतर गई, दोनों में कोई समझौता नहीं होने लायक था। तो क्या हुआ कि 1907 में सूरत अधिवेशन होना था, 1907 में सूरत अधिवेशन होना था। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो 1885 में कांग्रेस बनी थी और जो मजबूती की ओर बढ़ रही थी, वह 1907 में क्या हो जाता है, दो गुटों में बंट जाता है। कितने गुटों में, दो गुटों में बंट जाता है। एक कहते हैं अपने आप को नरम दल, है ना, एक अपने आप को कहते हैं नरम दल और एक को कहते हैं गरम दल, है ना। तो यह जो है 1907 में बट जाता है। अब जैसे ही 1907 में बट जाता है तो ये जो गरम दल के लोग थे वह अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से क्या करते हैं, पूरे भारत में अंग्रेजों को टारगेट करना चालू कर देते हैं और चुन चुन के बम बंदूक से उनको क्या करते हैं, उड़ाते रहते हैं। तो अब क्या हो गया, भारत में फिर से एक बार अशांति हो गई। जब अशांति हो गई और तभी बंगाल विभाजन के बाद जो भारत में अंग्रेजों के प्रति रोष जगा था, है ना, तो उस रोष को शांत करने के लिए, है ना, उस रोष को शांत करने के लिए, असंतोष को शांत करने के लिए किया क्या गया कि 1906 में, है ना, 1906 में क्या बनाया गया, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी बनाया गया। क्या बनाया गया, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी बनाया गया। और जॉर्ज अरुंडेल कमेटी ने क्या कहा, 1906 में क्या किया गया था, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी बनाया गया था, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी। तो जॉर्ज अरुंडेल कमेटी बनाया गया और जॉर्ज अरुंडेल कमेटी ने भारत के प्रशासन से संबंधित कुछ प्रावधान बना के भेजा, जिसमें पहली बात कहा था कि ये जो आप बंगाल को विभाजित किए हैं, तत्काल प्रभाव से उसको क्या कर दीजिए, एक कर दीजिए, है ना। जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो बंगाल के बांट दिया गया था, उसको कहा गया कि आप क्या करिए, इसको कि आप तत्काल प्रभाव से क्या करिए, एक कर दीजिए। जिसको आप पढ़ेंगे कि 1911 ईस्वी में क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, है ना। तो अब क्या हुआ कि जॉर्ज अरुंडेल कमेटी बनाया गया, है ना। तो जब जॉर्ज अरुंडेल कमेटी बनाया गया तो अब हम देखते हैं कि इस समय भारत में कौन थे,
भारत में राज्य सचिव कौन थे? तो राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले। और उस समय के वायसराय जो थे, वायसराय का जो नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। तो ये जो जॉर्ज अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पे 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आया है, उस अधिनियम को इन दोनों के नामों पे क्या कह दिया गया है? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कह दिया गया है इसको? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसको। अब क्या हुआ कि यही दोनों जो है ना, भारत में जो भी सांप्रदायिकता की अगर बात किया जाए तो सांप्रदायिकता को लाने में जो मूल अगर कारण कहा जाए है ना, या कोई व्यक्ति को अगर दोषी ठहराया जाए तो वो कौन थे? लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। इन्हीं दोनों ने अब आपस में है ना पत्राचार के द्वारा यह समझाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब वह समय आ गया है कि हम भारत में अपने प्रशासनिक तरीके को बदलें, है ना। अब जो है भारतीय धीरे धीरे सजग हो रहे हैं। अगर हम अपने प्रशासन के तरीकों को नहीं बदलेंगे तो हमें भारत में क्या करना, शासन संचालित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और वो ये भी हो सकता है कि हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो यही दोनों का योगदान था, इसीलिए इस अधिनियम को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार। अब हम देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या बातें हुई थी। तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार में चूंकि अगर हम देखें कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा था कि आप जो विधान परिषद का निर्माण किए हैं, है ना, विधान परिषद की अगर हम बात करें तो हम विधान पार्षद को अगर देखें तो विधान पार्षद जो है वह दो रूपों में विद्यमान था उस समय। कौन कौन था? तो एक था केंद्रीय विधान परिषद। एक कौन था? केंद्रीय विधान परिषद। और एक था प्रांतीय विधान परिषद। एक कौन था? एक था प्रांतीय विधान परिषद। अब देखिए, होता क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो नरम दल वाले चाहते थे कि आप क्या करिए कि ये जो केंद्रीय विधान पार्षद है उसमें महाराज भारतीयों को तो जोड़िए। आप तो प्रशासन से संबंधित नियम बनाने के लिए सिर्फ ब्रिटिशों को जोड़ रहे हैं, तो उनको भारत की परिस्थितियां कैसे मालूम है? भारत के लोगों के बारे में उनको क्या पता है? तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा इनके मांगों को मान लिया गया और केंद्रीय विधान परिषद, है ना, जिसको क्या कहा जाता था? कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था। किसके? गवर्नर जनरल के। क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था। तो इसके जो है पांचवें सदस्य, कितने सदस्य? 4 सदस्य तो पहले से थे। पांचवें सदस्य के रूप में, पांचवें सदस्य के रूप में किनको नियुक्त किया जाता है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। किनको नियुक्त किया जाता है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है और इन्हें विधि सदस्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विधि सदस्य। तो अब क्या हो गया कि ये कह रहे थे कि भारतीयों को नियुक्त करो, तो उन्होंने कंडीशन को मान लिया और कहा कि आप नियम कानून बनाने से संबंधित बात करते थे कि हम भेदभाव कर रहे हैं, तो लीजिए हम भारतीयों को नियुक्त कर रहे हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को केंद्रीय विधान पार्षद या गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के पांचवें सदस्य के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिए, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटेन के भारत में शासन करने के तरीकों के बारे में अगर देखें तो सबसे ऊपर जो होता था, है ना, वो होता था सम्राट। क्या होता था? सम्राट, या हम कह सकते हैं सांसद। दोनों मिलके शासन संचालित करते थे। उसके नीचे होता था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको कहते हैं। उसके नीचे होता था गवर्नर या वायसराय। गवर्नर या वायसराय, ठीक है।
ये होता था उनका शासन संचालित करने का तरीका। उसके बाद अगर हम देखें तो पहला हो गया सम्राट या संसद, उसके बाद हो गया निदेशक मंडल, उसके बाद हो गया गवर्नर जनरल या वायसराय। अब जो ब्रिटेन के जो संसद था, है ना, ब्रिटेन के जो संसद था, तो संसद के जो भी होते थे, तो संसद में होता था कैबिनेट। क्या होता था? कैबिनेट। तो कैबिनेट में जो है अलग अलग प्रकार के मंत्री होते थे। तो जैसे एक होता था, मान लेते हैं रक्षा मंत्री, मान लेते हैं राजस्व मंत्री, उसी तरीके से एक मंत्री होता था भारत मंत्री। तो भारत मंत्री जो होता था, तो उसका जो प्रमुख होता था ना, उसको कहा जाता था भारत सचिव। क्या कहा जाता था? भारत सचिव। अब यह जो है भारत सचिव को सहायता एवं सलाह देने के लिए 15 सदस्यों का एक क्या होता था? संस्था होता था, उसको कहा जाता था भारत परिषद। क्या कहा जाता था? भारत परिषद। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि ये जो भारत परिषद है, तो इस भारत परिषद में, है ना, इस भारत परिषद में, है ना, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, केसी गुप्ता को क्या किया गया? शामिल किया गया। किसमें? भारत परिषद में। किसमें? भारत परिषद में, जिसमें कितने सदस्य होते थे? तो 15 सदस्य होते थे। तो इस 15 में 2 भारतीयों की एंट्री हुई 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तीसरी बात, अब क्या हुआ कि ये देख रहे थे अंग्रेज कि ये तो हम भारतीयों को खुश करने के लिए काम कर ही रहे हैं, अब हम अपने हित के लिए भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए उन्होंने पारित किया तीसरा, है ना, कि पृथक निर्वाचन पद्धति। क्या हो गया? पृथक निर्वाचन पद्धति। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने क्या किया? लागू किया। कब? 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था? तो हम अगर देखते हैं कि निर्वाचन प्रणाली क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, तो हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो अगर आपको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। निर्वाचन प्रणाली क्या होता है? तो निर्वाचन प्रणाली को अगर हम देखें तो देखिए निर्वाचन प्रणाली जो होता है 3 प्रकार से होता है। निर्वाचन अगर प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, एक होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली और एक होता है आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। तो देखिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में होता क्या है कि देखिए एक तो होगा कौन सा? जो प्रतिनिधि होगा, और फिर क्या होंगे? मतदाता होंगे। तो इसमें होता क्या है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में कि प्रतिनिधि भी कोई भी धर्म, कोई भी जाति, है ना, कोई धर्म, भाषा, जाति, है ना, जन्म स्थान, है ना, कुल, वंश आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई भी प्रतिनिधि बन सकता है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है और उसको कोई भी मत देकर जिता सकता है। जितने भी कम्युनिटी, जितने भी समुदाय के लोग हैं, सभी उसको मत कर सकते हैं। तो यह जो है अलग अलग
अलग अलग समूहों में विभाजित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर मुसलमान प्रतिनिधि है तो उसको हिंदू भी वोट दे सकता है, मुसलमान भी वोट दे सकता है, सिख भी वोट दे सकता है, जैन, पारसी, बौद्ध, कोई भी मत दे सकता है। तो कहने का मतलब कि प्रतिनिधि के लिए भी कोई भी प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है ना, मतलब किसी के लिए रोक टोक नहीं होता है। तो यानी कि मतदाता और प्रतिनिधि दोनों जो है कोई भी धर्म से, कोई भी समूह से हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आरक्षित निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। तो वैसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों को क्या कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है कि इसके जो प्रतिनिधि होंगे वो या तो एससी होंगे या एसटी ही होंगे। कहने का मतलब कि या तो अनुसूचित जाति होंगे या अनुसूचित जनजाति होंगे। लेकिन इसके जो मतदाता होंगे वो सभी होंगे। कहने का मतलब कि एससी एसटी भी होगा, मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, बौद्ध भी होगा, जैन भी होगा, पारसी भी होगा, कोई भी मतदाता है इसको क्या कर सकता है, वोट देके जिता सकता है। तो इस निर्वाचन पद्धति को क्या कहते हैं हम, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली में होता क्या है कि एक तो होता है प्रतिनिधि, क्या होता है, प्रतिनिधि। तो ये जो प्रतिनिधि होता है वह जो होता है एक निश्चित धर्म के आधार पर खड़ा होता है। क्या होता है, एक निश्चित धर्म का होता है। अगर मान लेते हैं कि हम जो है अगर सिख के लिए कर दिए तो इसका प्रतिनिधि सिख ही होगा, और मतदाता भी जो होंगे वह एक विशेष धर्म के लोग के होंगे। क्या होंगे, एक विशेष धर्म के लोग होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हिंदू है तो हिंदू चुनेगा, अगर प्रतिनिधि हिंदू है तो उसको मत कौन देगा, हिंदू देगा। मुसलमान है तो उसको मत कौन देगा, मुसलमान देगा। अगर जैन है तो उसको मत कौन देगा, जैन देगा। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, और कहा गया कि अब जो है ये जो मुसलमान प्रतिनिधि होंगे, अगर मान लेते हैं कि ये जो प्रतिनिधि है अगर यह मुसलमान है ना, ये जो प्रतिनिधि है अगर मुसलमान है तो इनको वोट कौन देगा, तो इनको वोट देगा मुसलमान, है ना। और अब मुसलमान को केवल मुसलमान ही चुन सकता है। तो ये बात कब कहा गया, ये कहा गया 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात अगर ध्यान रखिए, अगर आपको कह दे कि पृथक निर्वाचक प्रणाली, या अगर हम इसको जोड़ के देखें तो हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक का मतलब होता है कि संप्रदाय के आधार पे, है ना, धर्म के आधार पे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो इसके जो जनक हैं, है ना, अगर हम जनक की बात करें कि पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है, तो वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय कौन थे उस समय के वायसराय थे। तो इतनी सारी बातों को आप लोग क्या करिए, नोट करिए। हम 1 मिनट का समय देते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1909 ईस्वी का अधिनियम पढ़ा, ठीक है ना। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम की अगर मेन बातों को देखा जाए तो क्या क्या हुआ। अगर हम पहली बात कहें तो जो केंद्रीय विधान परिषद था, है ना, जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद था, उसी को क्या कहा गया था, केंद्रीय विधान परिषद। तो उसमें जो है 5वें सदस्य के रूप में, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किस सदस्य के रूप में जुड़े थे, विधि सदस्य के रूप में। कितने नंबर का, 5वां सदस्य। उसके बाद भारत परिषद जो था
अगर भारत परिषद कहें, भारत सचिव को सहायता एवं सलाह देने के लिए कौन होता था? भारत परिषद। तो भारत परिषद में 2 भारतीयों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को कब चुना गया? तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तीसरी बात हो गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कब लागू किया? तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। चौथी बात कि अगर हम देखें कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मिंटो कहेगा, और नहीं तो अगर कहीं लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहेगा तो द्वितीय मारना है। अगर हम पांचवी बात कहें तो इस अधिनियम के द्वारा जो विधान पार्षद थे, है ना, केंद्रीय विधान पार्षद और प्रांतीय विधान पार्षद, तो हमने बताया था कि 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था कि केंद्रीय विधान पार्षद में कम से कम सदस्यों की संख्या 6 और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितना रहेगा? 16 रहेगा। और प्रांतीय विधान पार्षद में कम से कम सदस्यों की संख्या 8 और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 20 होगा। लेकिन हम एक बात और बताए थे कि जो 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई थी कि कैसे हम चुनेंगे इस 8 और 20 को और 6 और 16 को। तो बात कहा गया था 1892 में कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। तो जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा उनको चुना गया था तो उनको कुछ शक्तियां दिया गया था। तो शक्ति क्या दिया गया था कि बजट पे वो बहस कर सकते थे लेकिन प्रश्न वो नहीं पूछ सकते थे। दूसरी शक्ति था कि सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों पे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद को 6 दिन पहले अगर वह सूचना दे देते थे तो उस पे भी उनको वह प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया कि अब जो है वह बजट पे जो प्रश्न पूछने का ही अधिकार था सिर्फ, अब वह क्या कर सकते थे? उनका जवाब भी वह मांग सकते थे और आंशिक रूप से वोटिंग करने का भी उनको प्रावधान किया गया था। तो आज हम लोग 1909 ईस्वी के अधिनियम को समाप्त करते हैं। आगे के अधिनियम को हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे।